Alright, so hello everyone, welcome back to Yasir Ali classes. My name is Sabur Ahmed Khan and I'll be taking up your economics lecture for 11th entrance specifically, and I'll be teaching you the NCERT complete syllabus of class 9, class 10th economics. हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं. अगर आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपको पता लगेगा कि मैंने उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करवाया था. हमने ये भी देखा था कि किस ईयर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं. पूरा ईयर वाइज एनालिसिस किया था, चैप्टर वाइज एनालिसिस किया था. फिर हम लोगों ने ये भी दिखाया था कि इकोनॉमिक्स से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, ये भी हम लोगों ने किया था. फिर हम लोगों ने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर स्टार्ट कर दिया था. स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर स्टार्ट कर दिया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमें पढ़ना क्या है. बेसिकली हम लोगों को पढ़ना था कि प्रोडक्शन कैसे होता है, किसी भी गांव में किसी भी जगह पे प्रोडक्शन कैसे होता है. और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोगों ने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ही क्यों लिए. व्हाई नॉट स्टोरी ऑफ विलेज अलीगढ़, व्हाई नॉट स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ एनीथिंग एल्स. ऑलराइट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हाउ थिंग्स आर प्रोड्यूस. चीजें प्रोड्यूस कैसे करी जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था चाय बनाने का एग्जाम्पल. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द पार्ट 1 ऑफ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, आप प्लीज उसको जाके देखिए. एंड स्पेशली दिस चैप्टर इज कॉन्सेप्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि होता क्या है, बेसिकली कोई भी चीज प्रोड्यूस कैसे होती है, चाय कैसे बनती है, खेती कैसे होती है, किसी फैक्ट्री में कोई जूता कैसे बनता है. उसमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो लगते हैं. तो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था देयर आर टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या था? पहला लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा लेबर, तीसरा क्या था? फिजिकल कैपिटल, जिसके अंदर आती थी वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, और चौथा था लास्ट में ह्यूमन कैपिटल. ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी. उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ा था. विलेज पालमपुर में ये आ रहा था सारी चीजें कि कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज रहती है. लेट्स से 450 नंबर ऑफ फैमिलीज रहती हैं. फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि टोटल जो भी लैंड है जो है वो ज्यादातर अपर कास्ट लोगों के पास है. 80% ऑफ द लैंड इज होल्ड बाय अपर कास्ट पीपल. फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अपर कास्ट पीपल है दे हैव पक्के हाउसेज, दे हैव सीमेंटेड हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स. फिर हमने पढ़ा था द पीपल ऑफ लोअर कास्ट दे हैव हाउसेज ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, ये भी हमने पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा था कि पालमपुर में काम क्या क्या होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटी एग्रीकल्चर होती है, वहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं. ये सारी चीजें पालमपुर के बारे में पढ़ी थी. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो पालमपुर में फार्मिंग होती है वो बेसिकली कैसे होती है. क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एग्रीकल्चर इज द मेजॉरिटी एक्टिविटी. सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है. और एग्रीकल्चर में क्या होता होगा? एग्रीकल्चर में फार्मिंग होती होगी. तो फार्मिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है बेसिकली. तो पहला पॉइंट है द लैंड इज फिक्स्ड. तो द लैंड इज फिक्स्ड का मतलब क्या है? जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो ये बोल रहा है द लैंड इज फिक्स्ड. लैंड इज फिक्स का क्या मतलब है? देखो सीधी सी बात है, ये एक विलेज है, विलेज ए है, या फिर इसको यहां नहीं लिखते हैं, ये है विलेज ए. अब इस विलेज की कोई बाउंड्री होगी जहां पे जाके खत्म हो जाता होगा विलेज. ये इसकी बाउंड्री है जहां पे जाके विलेज खत्म हो जाता है. वैसे ऐसी कोई फिजिकल बाउंड्री, फिजिकल दीवार तो होती नहीं है, लेकिन हमें पता होता है कि गांव यहाँ तक है. अब सपोज करो इस गांव में यहाँ पे कोई स्कूल होगा स्कूल, यहाँ पे कोई मेडिसिन की शॉप या हॉस्पिटल होगा, यहाँ कोई टेम्पल या मॉस्क होगा, यहाँ पे कोई ग्राउंड होगा, लोगों के रेसिडेंशियल घर होंगे जहाँ पे लोग रहते हैं, रेसिडेंशियल प्लेसेस होंगी. ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी. तो दिक्कत क्या आ रही है? द लैंड इज फिक्स्ड. मतलब ये कह रहा है कि लैंड बढ़ाई नहीं जा सकती किसी भी जगह, मतलब किसी भी एरिया की लैंड नहीं बढ़ाई जा सकती. तो ऑब्वियसली नहीं बढ़ाई जा सकती. अब बचा हुआ क्या? सपोज करो यहाँ पे और भी कुछ बना हुआ था, कुछ भी एक्सेट्रा यहाँ पे कुछ था. अब ये जमीन बचती है एंड में बचती है ये जमीन, जो खाली जमीन है. मतलब इन सब पे तो स्कूल और आपके कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, जो भी चीजें होती है, दुकानें होती है, रहने की जगह होती है, एक्सेट्रा, ये सब खुल गई. बची ये वाली जगह.
अब आपको जो भी फार्मिंग करनी है वो आपको इस जगह पे करनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि लोग अच्छे घर बनवा रहे हैं, बड़े घर बनवा रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं। आपने देखा होगा ना, अपने गांव में आसपास आप जाते होंगे, छोटे छोटे कस्टमर की सुपरमार्केट्स बन जा रही हैं। सपोज करो कोई बाइक की एजेंसी खुल जाती है जहाँ पे बाइक बिका करती हैं, लोग कोई कॉम्प्लेक्स खोल लेते हैं, कोई सिनेमा हॉल खोल लेते हैं, कुछ भी खोल लेते हैं। तो दिक्कत क्या होती है, ये सारी जगहें तो फिक्स रहती हैं, ये सारी जगहें तो फिक्स एज इट इज रहती हैं। लोग ये जितनी भी नई सारी चीजें खोलते हैं, सपोज करो किसी को कोई यूनिवर्सिटी खोलनी है, किसी को कोई फैक्ट्री डालनी है, किसी को कुछ भी करना है, तो कौन सी जमीन पे खोलता है? इस जमीन पे खोलता है। जो जमीन ओरिजिनली किस चीज के लिए यूज हो रही थी? फार्मिंग के लिए यूज हो रही थी। अब वो जमीन किसने ले ली? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ने ले ली। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें फार्मिंग बेसिकली नहीं हो रही है, कोई और काम हो रहा है। फार्मिंग के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। आपने अपना मेडिकल कॉलेज खोल लो, या फिर आप कोई अपनी दुकान खोल लो, लेट से कोई फैक्ट्री डाल दो, कुछ कारखाना डाल दो, वो होता है। अब लैंड अगर फिक्स हो गई है और लोगों की कमाई के जरिया ज्यादातर, मैंने आपको बताया मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या काम कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ द लोगों का कमाई का जरिया क्या है? मेजोरिटी ऑफ द लोगों की कमाई का जरिया एग्रीकल्चर है। और जब जमीन फिक्स है और जमीन इनफैक्ट कम होती चली जा रही है साल दर साल, क्योंकि लोग उस पर और चीजें बना ले रहे हैं, तो लोग ज्यादा कैसे उगाएंगे? हाउ विल दे प्रोड्यूस मोर? हाउ विल दे ग्रो मोर? अब अगर वो ग्रो नहीं करेंगे ज्यादा, अगर ज्यादा यहाँ पे फसल नहीं करेंगे, जब फसल ज्यादा नहीं होगी, पहली बात तो उनके अपने खाने के लिए कुछ नहीं होगा। सपोज करो उनके अपने खाने के लिए हो भी गया, तो उनके पास इतना नहीं होगा कि वो खाने के अलावा उसको बेच पाए मार्केट में जाके, सो दैट वो उससे पैसे कमा पाए। क्योंकि देखो यार, खाना इज नॉट दी ओनली बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनीवन। खाने के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। सपोज करो तुम बीमार हो जाते हो, तो तुम्हें हॉस्पिटल दिखाने जाना पड़ता है, तुमको एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। अब वही खेती तो आपको एजुकेशन नहीं दे सकती, वही खेती तो आपको ट्रीट नहीं कर सकती अगर आप बीमार हो जाओ। तो आप क्या करती है, जो फैमिलीज होती है वो क्या करती है कि जो भी प्रोड्यूस निकलता है उसका कुछ परसेंट तो वो लोग कंज्यूम कर लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, कुछ वो सेव करके रख लेते हैं और फर्दर उसको क्या करते हैं, मार्केट में ले जाके बेच देते हैं। उससे जो पैसा मिलता है उससे वो अपने कुछ भी घर के खर्चे चलाना, कपड़े खरीदना, एजुकेशन लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, खिलौने खरीदना बच्चों के लिए, दवाएं खरीदना, ये सारे काम करते होंगे। लेकिन लैंड तो फिक्स्ड है, फिर क्या किया जाएगा? लैंड फिक्स्ड है और इनफैक्ट लैंड कम होती चली जा रही है। और जितनी भी लैंड हमारे पास थी, उस पर सब पे हम लोगों ने खेती कर रखी है ऑलरेडी। तो हम अपना प्रोड्यूस कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें अपना प्रोड्यूस बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोगों को कुछ मिलेगा खाने के लिए। आप कहेंगे सर एक काम करेंगे ना, यहाँ पे भी तो कोई गांव होगा ना, इस गांव को अपने अंडर में ले लेंगे और यहाँ पे खेती बढ़ा लेंगे। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है। दूसरी चीज, सपोज करो तुमने ऐसा कर भी लिया कि अगर बराबर वाले गांव को अपने अंदर ले लिया, तो इस गांव की भी तो जमीन कम हो गई। ये जो गांव था विलेज बी, इसकी भी तो जमीन कम हो गई। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, और ऐसा अगर करेंगे तो अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे गांव की जमीन कम हो जाएगी। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। अब कह रहा है 75% पीपल, दिस इज अ क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने परसेंट लोग जो है वो फार्मिंग पे अपना जिंदगी जी रहे हैं, मतलब फार्मिंग ही उनका लाइवलीहुड है। 75% रह रहे हैं, ये सब बता रहा है। ये लोग कौन हो सकते हैं? ये लोग वो हो सकते हैं जिनके खेत हैं, ये लोग वो हो सकते हैं जो खेत पे काम करते हैं। कुल मिला के मसला ये है कि इनकी जिंदगी की जो भी कमाई है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। चाहे वो मजदूरी कर रहे हैं खेतों पे जाके, चाहे वो बीज बो रहे हैं, चाहे वो पानी डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सपोज करो वो ऐसा बंदा भी हो सकता है जिसका अपना खेत नहीं है, वो जाता है सिर्फ खेत पे और थोड़ा कुछ काम करके और कुछ पैसे लेकर आ जाता है, लेकिन उसकी भी जिंदगी किस पे डिपेंडेंट है? फार्मिंग एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट है। अब बता रहे हैं कि सारा एरिया जितना था वो सब कल्टीवेशन के अंडर में हम लोग ला चुके हैं, ठीक है। बाई देन सम ऑफ द वेस्टलैंड, जो भी कुछ ऐसी भी जमीन थी जो वेस्टलैंड थी। वेस्टलैंड किस जगह को बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं वेस्टलैंड जिसपे खेती नहीं होती है। जैसे कि दलदली जमीन है, कोई जमीन खराब हो चुकी है बिल्कुल, तो लोगों ने क्या किया, जो वेस्टलैंड थी ना विलेज की, उस पे भी उन्होंने खेती करना शुरू कर दी। मतलब जितनी जगह खाली बच रही थी गांव की, उन्होंने सब पे खेती करना शुरू कर दी। अब जमीन इससे आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, ठीक है। द स्टैंडर्ड्स, अच्छा ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का हम टेक्स्ट तो पढ़ ही रहे हैं, एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस होते हैं साइड में, येलो कलर के, ग्रे कलर के, रेड कलर के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लैंड मेजर करने की? हेक्टेयर है। दो विलेजेस में आप देखेंगे कि वहां पे बीघा, गुंठा एक्सेट्रा ये सब भी इस्तेमाल किया जाता है। 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स।
1 हेक्टेयर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है 100 मीटर। मैं अभी दिखाता हूं। एक कोई प्लॉट ऑफ लैंड है, वो इधर 100 मीटर है, यहाँ भी 100 मीटर है, स्क्वायर शेप में है, इधर भी 100 मीटर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 1 हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर ही हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है लैंड मेजर करने की, जमीन मेजर करने की, यही हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, तो ये सवाल आ सकता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, तो हेक्टेयर है उसका, ठीक है। अब पूछ रहा है एक बात बताओ यार, इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब देखो पहले पैराग्राफ में उसने बता दिया लैंड इज फिक्स्ड, अब आप लैंड तो बढ़ा नहीं सकते, तो हाउ कैन यू इंक्रीज योर प्रोडक्शन, आप उसमें से ज्यादा फसल कैसे उगा सकते हो, क्या तरीका हो सकता है उसका। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है जैसे पालमपुर है, यहाँ से सारी लैंड कल्टीवेटेड है, पालमपुर में कोई लेफ्ट खाली नहीं कोई भी जमीन खाली नहीं बची हुई है। रेनी सीजन में खारिफ क्रॉप्स उगाते हैं जैसे कि ज्वार बाजरा, दीज प्लांट्स आर यूज्ड फॉर कैटल फीड, आपको याद नहीं रखना है। विंटर सीजन आता है, राबी सीजन, फील्ड्स, उसमें क्या उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है। फिर वीट से प्रोड्यूसर क्या करता है, जो किसान होता है वीट को खाता है, अपनी फैमिली को खिलाता है, और जो एक्स्ट्रा वीट होता है उसको ले जाके बेच देता है मार्केट में। ठीक है, कुछ ऐसा भी पार्ट है जमीन का जिसपे हर साल शुगर केन उगाता है, ये सब करता है। कुल मिला के वो क्या कहना चाह रहा है कि जमीन पूरे साल खाली नहीं रह रही है, जमीन पे कुछ ना कुछ उगाया जा रहा है। तो ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि अब हम इसमें और प्रोडक्शन बढ़ा सके, क्या और तरीका हो सकता है, तो देखो। अच्छा हाँ, आपने एक चीज देखी कि ये लोग कभी चावल उगा रहे हैं, कभी ज्वार उगा रहे हैं, कभी बाजरा उगा रहे हैं, कभी वीट उगा रहे हैं, क्यों उगा रहे हैं। अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कि पालमपुर एक डेवलप गांव है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, और जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या चलते हैं, ट्यूबवेल चलते हैं, और जब ट्यूबवेल चलते हैं तो उनसे निकलता है पानी, और पानी लगता है खेतों में। यही एक रीजन है कि पालमपुर वाले लोग इतना सब कुछ एक साथ उगा पा रहे हैं, कि कभी गेहूं उगा लिया, कभी गन्ना उगा लिया, कभी बाजरा उगा लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आइए क्या बोल रहा है यहाँ पे, यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या मेजर इम्पैक्ट है। देखो हुआ क्या था, जब हम लोगों को ज्यादा खेती करनी थी, गवर्नमेंट को पता लगा कि हम लोगों को ज्यादा खेती करनी है, तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा खेती करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। गवर्नमेंट से किसी ने गवर्नमेंट को बताया कि सर बीज की जरूरत होती है, सर फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, सर अच्छे इरिगेशन की जरूरत होती है। तो क्या हुआ, सरकार के पास देखो इतना पैसा तो था नहीं कि वो हर खेत में जाके इरिगेशन करवाती, हर कहीं जाके ट्यूबवेल लगवाती। तो सरकार ने क्या किया, सपोज करो 4 खेतों के बीच में एक बड़ा ट्यूबवेल लगवा दिया, या 10 खेतों के बीच में या एक गांव में 2-3 ट्यूबवेल लगा दिए, सो दैट सब लोग उससे फायदा उठा सके। बट गवर्नमेंट हर किसी को तो ट्यूबवेल लगा के दे नहीं सकती, तो गवर्नमेंट ने शुरुआत में कुछ ट्यूबवेल्स लगाए, बड़े बड़े खेतों में लगा दिए, बड़े ऐसे गांव में लगा दिए जहां से प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता था। बाकी फिर लोगों ने खुद अपने ट्यूबवेल लगवाए। ठीक है, अब कह रहा है कि जैसा पालमपुर में दिख रहा है ना, ऐसा हर गांव का किस्सा नहीं है। अब सपोज करो पालमपुर का इंसान भी परेशान है, जबकि आप देख रहे हो पालमपुर में हर फैसिलिटी अवेलेबल है, इरिगेशन भी अवेलेबल है, ट्यूबवेल सब सारी चीजें अवेलेबल है, और वहां का किसान भी परेशान है। तो सोचो बाकी गाँव का क्या हाल हो रहा होगा। नॉट ऑल द विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन, हर एरिया में ऐसा इरिगेशन अवेलेबल नहीं है जैसा इंडिया में है। ठीक है, कुछ इंडिया के ऐसे एरिया है जहाँ पे इतना इजी इरिगेशन अवेलेबल है। बट आप दूसरे रीजन में जाएं जैसे डेक्कन प्लेटू कहाँ है, मिडिल ऑफ द इंडिया में। आप नीचे आ जाइए जहाँ पे हैदराबाद वाला एरिया है, वहां पे अगर आप आ जाइए तो वहां पे ऐसा इरिगेशन नहीं है। ठीक, हमारी कंट्री की जितनी भी टोटल लैंड जिसपे खेती होती है, टोटल कल्टीवेटेड एरिया जितना है, कल्टीवेटेड एरिया मतलब वो एरिया जिसपे खेती होती है इन द कंट्री, अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। कह रहा है सिर्फ 40% जो हमारी पूरी जमीन है, सपोज करो हम, मैं तुमको दिखाता हूँ, सपोज करो ये हमारी पूरी जमीन है, इसमें से सिर्फ 40% जमीन ऐसी है जिसपे हम इरिगेशन दे पा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर आप इस टॉपिक पे इतना होर क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों आप इतना ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ इस पे इरिगेशन है और 60% पे इरिगेशन नहीं है, नो इरिगेशन। तो आप कहेंगे सर आप इस पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल सा रीजन है, देखो यार रीजन कितना सिंपल है इसका।
ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ उसका सिंपल कितना रीजन सिंपल है। सपोज करो इंडिया है, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग किस चीज पे डिपेंडेंट है, मतलब रोजी रोटी कहाँ से कमाते हैं? एग्रीकल्चर से। ठीक, ये एग्रीकल्चर कामयाब कैसे हो पाता है? ठीक है, इंडिया के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपनी रोजी रोटी के लिए। यहाँ पे आप सीड्स डालते हैं अच्छे अच्छे, अच्छी फसल उगती है। आप यहाँ पे पेस्टिसाइड्स डालते हैं अच्छे अच्छे, तो अच्छी फसल उगती है। आप यहाँ पे फर्टिलाइजर्स डालते हैं अच्छे, फसल अच्छी उगती है। आप यहाँ पे अच्छा इरिगेशन देते हैं तो अच्छी फसल उगती है। अब देखो, सपोज करो आपने सीड्स अच्छे नहीं डाले, सीड्स थोड़े कम क्वालिटी के डाल दिए, तो आपकी फसल थोड़ी सी कम उगेगी, ऑब्वियस सी बात है। सपोज करो आपने पेस्टिसाइड्स थोड़े कम क्वालिटी के डाले, आपने पेस्टिसाइड्स नहीं डाले और आपकी फसल पे कीड़ा लग गया, पेस्ट मतलब कीड़ा, तो आपकी फसल थोड़ी कम हो जाएगी। सपोज करो आपने फर्टिलाइजर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं डाला, थोड़ी अच्छी क्वालिटी, थोड़ी कम क्वालिटी का डाला या नहीं डाला आपने फर्टिलाइजर, तो भी आपकी फसल कम हो जाएगी। इरिगेशन के साथ क्या दिक्कत है, हमारा जो इरिगेशन है, इरिगेशन मतलब पानी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो कम हुई थोड़ी सी भी तो हमारी फसल पूरी कम हो जाएगी। क्योंकि देखो ये सारी चीजें तो आप फिर भी कंप्रोमाइज कर सकते हो कि थोड़ी बहुत कम डाल दी, और ये चीजें सस्ती भी आती है। ठीक है, आप सीड्स महंगे की जगह सस्ते ले लो, लेकिन इरिगेशन की ऐसी चीज है कि इरिगेशन में अगर आपको ट्यूबवेल लगाना है खेतों में पानी लगाने के लिए, तो या तो वो 1 लाख रुपए का ट्यूबवेल आएगा या फिर वो आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 लाख की जगह 50,000 वाला ट्यूबवेल ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसकी एक सर्टेन पावर होती है उस ट्यूबवेल की कि कितना पानी वो निकाल सकता है। ठीक है, तो अगर आपने इरिगेशन जरा सा भी कम किया तो आपकी फसल पूरी कम चली जाएगी। अब आप कहेंगे सर तो इरिगेशन इतना जरूरी है तो हम लोग हर जगह पे ट्यूबवेल क्यों नहीं लगा देते? देखो इंडिया में ज्यादातर लोग, मतलब ज्यादातर किसान जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं बारिश पे, कि जब बारिश आएगी तो पानी लग जाएगा खेतों में खुद ब खुद। हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? हम लोग डिपेंडेंट है बारिश पे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है दैट इज रेन फेड एग्रीकल्चर। रेन फेड का मतलब होता है जो बारिश पे डिपेंडेंट हो, जिसको फेड किससे मिलता है? बारिश से मिलता है। अब सपोज करो किसी साल बारिश नहीं हुई, और मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया था कि इंडिया अगर हमारा ये है तो सिर्फ 40% एरिया ऐसा है जिसमें हम लोगों ने ट्यूबवेल लगा रखे हैं, इरिगेशन लगा रखा है। और सपोज करो किसी साल बारिश नहीं हुई तो 40% वाले लोग तो जमीन से पानी निकाल लेंगे क्योंकि इनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है। बाकी 60% जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वो जमीन से पानी नहीं निकाल पाएंगे, प्लस बारिश भी नहीं हुई है तो उनकी फसल खराब हो जाएगी। जब उनकी पूरी फसल खराब हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया था इंडिया के 75% लोग, मोस्ट ऑफ द लोग किस पे डिपेंडेंट है अपने कमाई के लिए? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इन लोगों की कमाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी और लोग सुसाइड करते हैं इसी वजह से। किसी साल बारिश नहीं होती है, फसल खराब हो जाती है, लोग सुसाइड करते हैं, लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने सुसाइड नहीं करी लेकिन उनके घर में इतना भी नहीं था खाने के लिए कि वो अपना पेट भर पाते, वो लोग भूख से मर गए, उनके बच्चे भूख से मर जाते हैं। ये सारी चीजें होती है। ठीक है, इसीलिए मैं इतना गौर कर रहा हूँ, बार बार जोर दे रहा हूँ कि भाई इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट। सो जो एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी किताब है जो गवर्नमेंट आपको लिख के देती है, वो अपने पहले पैराग्राफ में क्या लिख रही है? पहले पैराग्राफ में लिख रही है कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से ट्यूबवेल चल पाते हैं और इरिगेशन हो पाता है। तो आप खुद सोचो कि इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट चीज है ना? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत काम आती है। अभी आपके बोर्ड्स भी आने वाले होंगे, उसमें भी इससे रिलेटेड सवाल आएगा, भाई इरिगेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट, या फिर इरिगेशन से रिलेटेड सवाल आएगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि इरिगेशन इतना जरूरी क्यों है, इरिगेशन पे बार बार क्यों गौर किया जा रहा है। हम वापस आते हैं एनसीईआरटी पे। ठीक है, अब देखिए, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखो ये तो पता लग गया कि एक जमीन पे एक से ज्यादा फसल उगाने को क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ये एक जरिया है जिससे हम अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। अब आप कहोगे सर इससे हम कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं? सिंपल सी बात है यार। देखो तुमने गेहूं उगाया, कुछ खा लिया, कुछ बचा, उसे ले जाके तुमने बाजार में बेच दिया। सिंपल, तुम्हारी कितनी कमाई हुई? लेट से तुमने 100 रुपए का बाजार में बेच दिया, तुम्हारी 100 रुपए की कमाई हो गई। लेकिन सब, और फिर बाकी के साल, क्योंकि गेहूं पूरे साल नहीं उगता है ना, गेहूं का एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उस सीजन में गेहूं उगता है, खत्म हो गया। अब बाकी सीजन आप क्या कर रहे हैं? बाकी सीजन आप घर में बैठे हुए हैं मस्त, और आप कुछ भी नहीं उगा रहे। तो क्या हो रहा है? आपका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मतलब आपको पैसों का नुकसान हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड आपने क्या किया? आपने गेहूं वाले सीजन में गेहूं उगाया, उसको खाया, जो बचा मार्केट में बेचा। चावल का सीजन आया, आपने चावल उगाए, कुछ रखे अपने पास, या फिर हो सकता है आपने अपने पास रखे ही नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी गेहूं खा लिए थे,
गेहूं अपने लिए रख लिए थे उगा के, आपने पूरे के पूरे चावल लिए, पूरे के पूरे चावल मार्केट में ले जाके बेच दिए। सपोज करो आपने शुगर केन उगाया, शुगर केन मतलब गन्ना उगाया और आपने उसकी ले जाके चीनी बनवा के वो बेच दी। सपोज करो आपने बाजरा उगवाया, ज्वार उगवाया, बहुत सारी चीजें हैं, कॉर्न उगवाया जो भुट्टा होता है, ये सारी चीजें उगवाई और ले जाके बाजार में बेच दी। वेजिटेबल्स का सीजन आ गया, आपने वेजिटेबल्स उगा ली, तरबूज का सीजन आ गया, आपने तरबूज उगा लिया, फल का सीजन आ गया, आपने वो फल लगा लिए जो अपने खेत में लग सकते हैं। टोटल बात क्या है कि आपने अपने पूरे साल अपनी जमीन पे उगाते रहे, उगाते रहे, कमाते रहे, बेचते रहे, उगाते रहे, कमाते रहे, बेचते रहे, ये सब आपने काम किया। तो इससे सोचो आपकी इनकम कितनी बढ़ गई। पहले जहां आप 100 रुपए कमा रहे थे, आज वो फैमिली 150-200 रुपए कमा रही होगी, अच्छे कपड़े पहन पाएगी, अच्छी एजुकेशन दे पाएगी अपने बच्चों को, अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। बस इसका क्या नुकसान होता है कि देखो, जब आप अपने पूरे साल जमीन को बिजी रखते हो, पूरे साल आप जमीन पे कुछ ना कुछ उगाते रहते हो, तो जमीन की भी एक ताकत होती है, जमीन के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब आप कुछ उगा के छोड़ देते हो थोड़े दिन के लिए जमीन को, तो जमीन थोड़ा सा रेस्ट ले लेती है, अपने न्यूट्रिएंट्स दोबारा से डेवलप कर लेती है। लेकिन अगर आप लगातार कुछ ग्रो करते रहते हो, लगातार कुछ ना कुछ ग्रो करते रहते हो, जमीन थोड़ी थक जाती है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, इसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब आप नई नई फसल बार बार उगाते हो, नई नई फसल बार बार उगाते हो, तो जैसे आपने व्हीट उगाया, अब सपोज करो व्हीट उगने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत लगती है, वो न्यूट्रिएंट्स पूरी जमीन खा गई, फिर आपने अगले सीजन में फिर व्हीट उगा दिया, फिर वो न्यूट्रिएंट्स जमीन से फसल खा गई, फिर आपने व्हीट उगा दिया। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हो, कभी आपने व्हीट उगाया, फिर आपने राइस उगाया, फिर आपने दाल उगाई। तो क्या है ना, जो न्यूट्रिएंट्स व्हीट को चाहिए वो न्यूट्रिएंट राइस को नहीं चाहिए, वो न्यूट्रिएंट दालों को नहीं चाहिए, वो न्यूट्रिएंट शुगर केन को नहीं चाहिए, सबको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो सारी फसलें अलग 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 न्यूट्रिएंट्स यूज करती हैं। जबकि आप व्हीट उगा रहे थे तो एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जा रहा था जमीन में से, अब क्या हो रहा है, सब बराबर बराबर से इस्तेमाल हो रहा है, तो बैलेंस बना रह रहा है। ये नहीं है कि एक चीज इतनी रह गई, एक चीज कम रह गई, सब बराबर बैलेंस बना हुआ है। ऑलराइट, अब आते हैं हम, क्वेश्चन पूछ रहा है, इज देयर, हाँ ये मैंने इस पे मैंने ये इस सेकंड वाले पे ही था मैं, ओके ऑलराइट। एक तो तरीका हो गया हमारा, राइट, हमें यहां तक खत्म करना है आज, ओके। तो एक तो हमारा तरीका हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग, हमने पढ़ लिया, मल्टीपल क्रॉपिंग हमने पढ़ लिया। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या कहता था, एक साल में एक जमीन पे एक से ज्यादा फसल उगाने को मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। इससे क्या कर सकते हैं हम, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। पर सर एक बात बताइए, जो वैल्यू गेहूं की है क्या वही वैल्यू किसी और फसल की होगी? कहेंगे नो सर। जो वैल्यू चावल की है क्या वही कीमत, वही मतलब वही वैल्यू किसी और चीज की होगी? वो भी इतना ही कि बिकेगा मार्केट में। सपोज करो मैंने गेहूं तो बहुत महंगा बेचा, लेकिन मैंने चावल उगाया वो उतना महंगा नहीं बिका, तो फिर मेरे मल्टीपल क्रॉपिंग करने का फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ मैंने मल्टीपल क्रॉपिंग करी? मैं इससे अच्छा तो गेहूं ज्यादा उगा लेता। तो जब हम लोग आजाद हुए इन 1947, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग आजाद हुए तो किसी ने कान में आके जवाहरलाल नेहरू को बताया कि सर हमारे पास इतना अनाज नहीं है इस वक्त कि हम अपने लोगों का पेट भर सके। और आगे वाले आप चैप्टर्स में आके पढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में आप पढ़ेंगे, 1943 में बंगाल में एक फमाइन आया था, मतलब लोग, लाखों लोग, आई गेस 30 लाख लोग भूख से मर गए थे। तो हमारे पास इतना भी नहीं था कि हम अपने लोगों को खिला सके ठीक से। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यार हमारे पास अगर इतना भी नहीं है कि हम अपने लोगों को ठीक से खिला सके तो व्हाट टू डू। तो एक बंदा उनके कान में कहता है सर हम मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे। तो दूसरा बंदा बोलता है सर मल्टीपल क्रॉपिंग से तो थोड़ा सा ही बस बढ़ पाएगा, ज्यादा कैसे बढ़ेगा? तो वो ध्यान में पड़ गए कि यार हाँ ये बात तो ठीक है। फिर साल दर साल गुजरते चले गए, कोई आइडिया नहीं आ रहा था किसी को कि हम कैसे करेंगे। तो एक इंसान ने आगे बताया, सर एनसीईआरटी एक किताब है, 9th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, अगर हम ये इस्तेमाल करें, ऑल्दो ऐसा किसी ने कहा नहीं होगा, ये तो मजाक की बात है। एक साहब थे, उनका नाम था MS स्वामीनाथन साहब, बहुत ग्रेट आदमी थे, MS स्वामीनाथन। ये आते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बोलते हैं कि HYV सीट्स हैं हमारे पास। HYV सीट्स क्या होते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई का मतलब ज्यादा, सीड्स का मतलब सीड। यील्ड किसको बोलते हैं? उपज।
मतलब उसमें से कितना निकल कर आ रहा है, दैट इज यील्ड। किसी ने बताया सर अगर हम लोग HYV सीड्स का इस्तेमाल करें तो हमारी फसल बढ़ जाएगी, 2 गुना 3 गुना भी हो सकती है। तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया था। तो दूसरा क्या तरीका, जैसे पहला पहला हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, दूसरा क्या हमारा तरीका हमने देखा अपनी फसल बढ़ाने का, ज्यादा उगाने का, दिस वाज मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। अब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स क्या होता है? इससे हर बार सवाल आते हैं। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। अब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स में क्या हुआ, हमारे पास एक एग्रीकल्चर लैंड थी, पहले हम उसमें नॉर्मल नॉर्मल कुछ उगाया करते थे अपना। अब हम लोगों ने क्या किया, उसमें हम HYV सीड्स लगाने लगे, ठीक है। उसमें हम लोग मॉडर्न नए तरीके के फर्टिलाइजर्स लगाने पड़े, लगाने लगे, लगाने पड़े नहीं, लगाने लगे। उसके बाद हम इसमें नए तरीके के पेस्टिसाइड्स लगाने पड़े। हम लोगों ने ट्यूबवेल्स खोले, ट्यूबवेल्स लगाए। ट्यूबवेल से क्या होगा, ट्यूबवेल से क्या होगा, अच्छा इरिगेशन दिया हम लोगों ने। हम लोग यहाँ पे मॉडर्न टूल्स यूज करने लगे, टूल्स एंड मशीनरी। कैसी मशीनरी? फॉर एग्जाम्पल जमीन सेम लेवल करने के लिए हम लोग पहले गाय भैंस के पीछे कुछ एक प्लो लगाते थे और वो जमीन सीधी करता था। अब हम लोग ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करने लगे, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद हम बीज छिड़कने के लिए, वो बीज लगाने के लिए जो उसकी मशीन होती है जो इंजेक्ट करती है जमीन में बीज, उसका इस्तेमाल करने लगे। फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए उसकी अलग मशीन यूज करने लगे। हार्वेस्टर इस्तेमाल करने लगे, थ्रेशर इस्तेमाल करने लगे। फसल काटने के लिए अलग मशीन आ रही है, फसल को बांधने के लिए अलग मशीन आ रही है। फसल पहले बुलक कार्ट पे रख के जाया करती थी, कहाँ तक, जो भी मार्केट होती थी वहां तक रखने के लिए, गोदाम तक जाया करती थी। हम ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जल्दी अपनी फसल को उगा पा रहे हैं, जल्दी उसको काट पा रहे हैं, जल्दी उसको बांध पा रहे हैं और जल्दी उसको लेकर जा पा रहे हैं कहाँ तक, जहां भी हमको उसको बेचनी है या फिर जहां भी हमको उसको स्टोर करना है। देखो पंप सेट्स, कैनाल, डीजल, फार्म मशीनरी, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें क्या हैं? दीज आर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, दीज आर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। देखो यील्ड क्या होता है, व्हाट इज यील्ड? यील्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया, यील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। एक सीजन में, एक सिंगल सीजन में कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है एक सिंगल लैंड पे, उसको क्या बोलते हैं? यील्ड। बता रहा है कि मिड 1960s तक, 1960 के टाइम तक हमारा सीड जो हम लोग यूज करते थे ट्रेडिशनल सीड्स थे। ट्रेडिशनल सीड मतलब वही जो हर साल इस्तेमाल होते चले आ रहे थे। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि हम लोगों ने क्या किया, फार्मर्स जो थे वो फर्टिलाइजर्स की जगह क्या यूज किया करते थे? काउ डंग, मतलब गोबर इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा कम थी। फर्टिलाइजर्स जो थे नेचुरल थे, जैसे कि खाद इस्तेमाल कर लिया, काउ और बफेलो का डंग इस्तेमाल कर लिया, ये सारी चीज इस्तेमाल करती थी, क्योंकि फार्मर्स के पास पैसा नहीं था कि वो लोग खरीद कर लेकर आए फर्टिलाइजर्स, नए सीड्स खरीद कर लेकर आए, नया पेस्टिसाइड खरीद कर लेकर आए, लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे। फिर 1960s में क्या हुआ, लेट 1960s में, 1966 के बाद HYV सीड्स आए और HYV सीड्स ने क्या किया, मैंने आपको बताया, HYV सीड्स ने हमारा प्रोडक्शन बढ़ा दिया, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी थी कि वो बहुत प्रोडक्शन बढ़ा दिया करते थे, बहुत हाई यील्ड दिया करते थे, बहुत अच्छे सीड्स थे वो। और इसी चीज को, HYV सीड्स के इंट्रोडक्शन को ही क्या बोला जाता है? ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर आपसे कभी भी कोई बोले कि व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन, तो आपको हमेशा दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जब इंडिया में HYV सीड्स आए थे, HYV सीड्स का आना और हमारी फसल का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्रीन रिवोल्यूशन। अब देखो क्या हुआ, हुआ क्या, HYV सीड्स के साथ एक दिक्कत थी। HYV सीड्स के साथ दिक्कत क्या थी कि जब आपको HYV सीड्स आप लगाएंगे अपने खेत में, HYV सीड जब आप अपने खेत में लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने अपने खेत में HYV सीड्स लगाए, चुटकी बजाई, जादू हो गया। HYV सीड्स के साथ एक कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी कि जब भी आप HYV सीड्स लगाएंगे तो आपको उन्हें बहुत ज्यादा इरिगेशन देना होगा, जितना आप नॉर्मल देते हैं उससे ज्यादा उनको पानी देना होगा। जितने आप फर्टिलाइजर लगाते थे, पहले आपने फर्टिलाइजर के नाम पे क्या लगा दिया करते थे आप काऊ डंग लगा दे रहे हैं, बुफेलो डंग लगा दे रहे हैं, मैन्योर लगा दे रहे हैं, पेड़ पत्ते डाल दे रहे हैं, नहीं। अब आपको बाकायदा
मार्केट से खरीद के फर्टिलाइजर्स लगाने पड़ेंगे, अब आपको अच्छे पेस्टिसाइड्स लगाने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आपको लगाना मस्ट है, तभी आपका HIV सीड्स काम करेगा। सपोज करो इसमें से आपने एक भी चीज हटा दी, या तो आपने HIV सीड्स लगाया, इरिगेशन नहीं लगाया, आपकी फसल अच्छी नहीं होगी, या फिर आपने सपोज करो HIV सीड्स लगा दिए, फर्टिलाइजर नहीं लगाया, इरिगेशन लगा दिया, पेस्टिसाइड लगा दिया, फर्टिलाइजर लगा दिया, आपकी जो टोटल फसल है वो नीचे चली जाएगी और आपके पैसे हो जाएंगे बर्बाद। इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को, HYV सीड टेक्नोलॉजी को कहा जाता था पैकेज टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये पूरा पैकेज में यूज करोगे तभी काम आएगा, अदरवाइज काम नहीं आएगा। पैकेज टेक्नोलॉजी, पैकेज टेक्नोलॉजी क्यों बोलते थे इसको? यही रीजन है कि ये पैकेट में काम करोगे, पैकेज में, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ओके, जस्ट अ सेकंड। ऑल राइट, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। ठीक है सर, पैकेज टेक्नोलॉजी कहते थे। अब एक बात बताओ, इंडिया के फार्मर्स, इंडिया के किसान जो इतने ज्यादा गरीब थे, जिनके पास इतना फसल नहीं हो पाती थी कि वो खुद कुछ खा पाए, अपनी फैमिली को कुछ खिला पाए, इतने ज्यादा गरीब थे वो लोग, क्या उनके पास पैसा होगा कि वो इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल लगवाएं? क्या उनके पास पैसा होगा कि मार्केट से आके फर्टिलाइजर खरीदें? क्या उनके पास पैसा होगा कि पेस्टिसाइड्स खरीद के लाएं, HIV सीड्स मार्केट से खरीद के लाएं? सपोज करो HIV सीड्स तो गवर्नमेंट ने फ्री में बांट भी दिए, लेकिन पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और ट्यूबवेल के गवर्नमेंट हर किसान को फ्री में बांट पाएगी? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी ने ट्यूबवेल फ्री में बांट भी दिए तो हर जमीन के अंदर इतना पानी नहीं है जितना, सपोज करो कुछ जगहों पे पानी ज्यादा है, कुछ जगहों पे पानी कम है, तो वहां पे इरिगेशन कैसे मिलेगा? जहाँ पे पानी है ही कम, आप कितने भी ट्यूबवेल लगा लो, पानी अब जमीन में ही कम है, निकलेगा नहीं, तो आप कैसे लगा पाओगे अपने फसल खेत में? यही रीजन था कि HYV टेक्नोलॉजी या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स सिर्फ कुछ ही जगह पे काम आई और बाकी जगह पे काम नहीं आई, क्योंकि हर जगह के किसानों के पास इतना पैसा नहीं। अगर उनके पास इतना पैसा होता ऑलरेडी तो पहले से ही अमीर होते ना, वो पहले, उनको HIV सीड्स की जरूरत क्या होती? वो पहले से ही सारी चीजें खरीद रहे होते, उनके पास ट्रैक्टर होते, उनके पास अच्छे फर्टिलाइजर होते, अच्छे पेस्टिसाइड होते, उनको क्या जरूरत होती किसी नई चीज की? लेकिन हुआ क्या, उनके पास ये सब कुछ नहीं था। दिस इज द रीजन कि सिर्फ कुछ ही जगह पे HIV टेक्नोलॉजी चल पाई। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे सपोज करिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, माजरत चाहूँगा मैं मेरी ड्राइंग के लिए जो थोड़ी सी ख़राब है। ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी ड्राइंग आपको ख़राब लगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला इलाका था, ये वाला इलाका, एक तो यहाँ की जमीन उपजाऊ बहुत ज्यादा थी। उपजाऊ का मतलब क्या होता है? फर्टाइल लैंड थी बहुत ज्यादा। यहाँ पे आसानी से इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थी। इरिगेशन फैसिलिटीज मतलब पानी ग्राउंड वाटर के नीचे बहुत ज्यादा था। ठीक है, और क्या था, यहाँ पे बारिश भी अच्छी आती थी, बारिश भी बहुत ज्यादा अच्छी आती थी। और यहाँ के किसान एक्चुअली पहले से अमीर थे, ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजंस, बहुत सारे हिस्ट्री के रीजंस हैं, उसकी वजह से यहाँ के किसान पहले से भी अमीर थे। दीज वर द पीपल जो लोग गेहूं बहुत ज्यादा उगाया करते थे, बहुत ज्यादा गेहूं उगाया करते थे। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने देखा कि सबसे ज्यादा गेहूं जब यहाँ से उग रहा है तो इसी एरिया पे क्यों ना ध्यान दिया जाए। और यही रीजन था कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो सिर्फ इसी जगह पे सक्सेसफुल हो पाया, पूरे इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कुछ एरिया आप यहाँ का भी ले सकते हैं, बिहार का, सिर्फ यही वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो पाया ग्रीन रिवॉल्यूशन। यहाँ के किसान क्योंकि अमीर थे, उनके पास पैसा था ट्रैक्टर्स खरीदने का, उनके पास पैसा था, मैंने जो भी आपको चीजें बताई, कहाँ, एक सेकंड रुकिए, उनके पास पैसा था इरिगेशन फैसिलिटीज खरीदने का, ट्यूबवेल लगवाने का, उनके पास पैसा था फर्टिलाइजर लगवाने का, फर्टिलाइजर खरीदने का, पेस्टिसाइड खरीदने का, सीड्स खरीदने का, सारी चीजें खरीदने का उनके पास पैसा था। यही रीजन था कि यहाँ पे ज्यादा कामयाब हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, पूरे इंडिया में नहीं हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर HYV सीड्स का आना हम लोगों के लिए, आज हम लोग जो इंडिया में बैठे हुए हैं और आज हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये डर नहीं है कि सपोज करो एक साल बारिश नहीं होती है या एक साल पूरे हिंदुस्तान में खुदा ना खास्ते फसल खराब हो जाती है, तो हमारे पास इतना हमारे पास गेहूं चावल है जो सरकार के अपने गोदामों में भरा हुआ है,
जो हम फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इतना भरा हुआ है कि वो पूरे देश को खिला सकते हैं। आपने अपने आसपास राशन की कुछ दुकानें देखी होंगी, उसमें राशन दिया जाता है। वो जो राशन दिया जाता है कहाँ से आता है? वो सरकार के पास गेहूं स्टोर्ड है, वो वहां से लोगों को राशन देती है। और वो क्यों हो पाया? एक दौर था जब मैंने आपको बताया 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, और इंडिया के आज़ाद होने के बाद हमारे पास इतना भी खाना नहीं था कि हम खुद खा पाए। और 1960 में ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद इतना ज़्यादा उगाया हमारे किसानों ने कि हमारे पास इतना हो गया कि हम खुद तो खा भी सकते हैं, और आने वाले कुछ सालों का भी हमने स्टोर करके रख लिया है फॉर अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस, कि खुदा ना खास्ते ऐसी कोई नौबत आए तो हमारे पास स्टोर्ड हो। ठीक, चलिए ये एग्जाम्पल दे रहा है कि सपोज करो पालमपुर में पहले 1 हेक्टेयर से कितना उगता था? 1300 किलो उगता था गेहूं, व्हीट 1300 किलो उगता था पर हेक्टेयर में। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, डोंट वरी। जब HYV सीड्स आए तो कितनी हो गई उसकी उपज? 3200 हो गई। 1300 उगता था, जब HYV सीड्स आए तो HYV सीड्स के आने के बाद कितना हो गया? ऑलमोस्ट 2.5 हो गया, मतलब 2.5 गुना हो गया। कितना? देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, फार्मर्स नाउ हैड टू ग्रेटर अमाउंट्स। मतलब अब उनके पास पहले वो 1300 किलो था, सपोज करो वो 1000 किलो खुद खा लिया करते थे पूरे साल में, और 300 किलो मार्केट में ले आके बेच दिया करते थे। अब अगर वो 1000 किलो खुद खा रहे हैं तो उनके पास टोटल कितना है? 3200 है। अगर वो 1000 किलो खुद भी खा लेंगे तो उनके पास 2200 kgs है टू सेल इन द मार्केट। अब वो मार्केट में ले जाके बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, उससे और अच्छी मशीनरीज खरीदेंगे, अपने खेत की फसल और बढ़ाएंगे, और अच्छे फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन एक इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, ये बताओ क्या मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक आने की वजह से लोगों को जो पैसा चाहिए, मैंने 4 चीजें पढ़ी थी ना हम लोगों ने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल जिसको हम फिजिकल कैपिटल भी बोलते हैं, और फोर्थ ह्यूमन कैपिटल। लैंड वही की वही है, लेबर के बारे में अभी हम बात करेंगे। कैपिटल पे आइए आप, कैपिटल पे क्या असर पड़ा होगा मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक के आने की वजह से? पहले जो किसान नॉर्मल अपने जो भी उसके पास गाय भैंस होती थी उस पे एक वो बांधता था प्लो, और उससे जमीन फ्लैट कर देता था, उसमें कुछ खर्चा आता था? बहुत कम खर्चा आता होगा। काउ डंग यूज करता था, वो डाल देता था, फर्टिलाइजर का काम करता था। नॉर्मल बीज इस्तेमाल किया करता था, रेन पे डिपेंडेंट रहता था कि रेन आएगी तो एग्रीकल्चर आ जाएगा, या फिर पास की नदी से लोग पानी अपने खेतों में लगा दिया करते थे। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक आने की वजह से क्या आपको नजर आ रहा है कि अब उसको ट्रैक्टर्स चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, थ्रेशर चाहिए, डीजल का खर्चा उसका बढ़ गया जो वो ट्रैक्टर में डालेगा, उसको सीड्स नए खरीद के लेकर आने हैं, उसको फर्टिलाइजर अच्छे खरीद के लेकर आने हैं मार्केट से, उसको पेस्टिसाइड अच्छे खरीद कर लेकर आने हैं, उसको पेस्टिसाइड छिड़कने वाली मशीन खरीद कर लेकर आनी, कितनी सारी चीजें खरीद कर लानी। तो क्या मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक के आने की वजह से जो पैसा चाहिए था किसी भी इंसान को खेती शुरू करने के लिए, वो ज्यादा चाहिए अब या कम चाहिए? ऑब्वियसली अब ज्यादा चाहिए उसको पैसा। तो क्या गरीब किसान ये चीजें अफोर्ड कर पाएंगे? ऑब्वियसली गरीब किसान ये चीजें नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो फिर कौन इससे फायदा उठा पाएगा? सिर्फ अमीर किसान इससे फायदा उठा पाएंगे? उसके लिए सरकार ने कुछ तरीके निकाले कि गरीब लोग भी फायदा उठा पाए HYV टेक्नोलॉजी का, और वो हम पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में, अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जब मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आई हैं तो उसकी वजह से जो हमारी कैपिटल हमें चाहिए थी, जो हमें पैसा चाहिए था खेती शुरू करने के लिए, वो अब ज्यादा चाहिए, पहले हमें कम चाहिए था। आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर दिस लेक्चर बिकॉज आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, और स्पेशली मैं आपको बताऊं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो है, ये ऐसा चैप्टर है कि इसको आप आराम से डाइजेस्ट करो। चैप्टर सुनो, चैप्टर देखो और आराम से डाइजेस्ट करो उसको, बिकॉज इसमें सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं आने वाले चैप्टर्स के। तो अभी मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे इस टॉपिक से शुरू करेंगे, विल द लैंड सस्टेन। और अभी इसको आप समझने की थोड़ी कोशिश करो। इफ यू आर नॉट एबल टू गेट एनी पॉइंट, आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा, दोबारा एक वीडियो बना के आपको वाला पॉइंट समझाऊंगा कि जो भी आपको चीज समझ में नहीं आई उसकी हम डाउट वीडियो बनाएंगे। बट आराम से समझो इस वाले चैप्टर को। अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हैवी भी हो रहा है, गिव इट अ टाइम, 5 मिनट दो। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो सिर्फ फिर कॉल बैक्स हुआ करेंगी, फिर तो मैं आपको डायरेक्ट रेफरेंस दिया करूंगा। पालमपुर पढ़ा था, पालमपुर में वो याद है, देखो वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। पालमपुर में पढ़ा था, देखो वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। पालमपुर इज द वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल और बहुत आपका बेडरॉक है, इसी पे आपकी पूरी 9th-10th क्लास की इकोनॉमिक्स बनी हुई है। ओके, तो thank you so much. If you like this video, please like it, please subscribe our channel and keep supporting us. Thank you so much.